नमस्कार, मैं गोल इंस्टीट्यूट से विपिन कुमार सिंह और आज हम टॉपर्स टॉक के अगली कड़ी में एक ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठे हैं जिन्होंने गोल संस्थान का सिर्फ परिचय नहीं बढ़ाया, अपने पूरे परिवार, समाज, प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। और जाहिर सी बात है, नीट एग्ज़ामिनेशन में जो पहला फेज़ था जिसे आप पूरे शिद्दत से प्रिपरेशन करते हैं, पिछले 2 वर्ष की तैयारी, और उसके बाद एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाना और 9 दिन के बाद ये पता चलता है कि पेपर आपका लीक हो गया था इसलिए कैंसिल होगा। उसकी मनोस्थिति, उसका मनोभाव, तनाव और उस तनाव से कैसे अपने आप को उबार कर वापस लाना, 720 में 671 स्कोर करना ये आसान नहीं था, क्योंकि आप सबको पता है इस बार रीनीट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, वो कॉन्सेप्चुअल था। एक बहस चल रही है अभी लगातार, बहुत टफ था, बहुत टफ था। बहुत टफ की बात अगर करेंगे तो 25 का पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का टफ था, लेंदी था कह सकते हैं, बायो का भी लेंदी था। बट 2026 रीनीट का पेपर पे अगर बात करें तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। जिन छात्रों ने मैथ में अपना अच्छी रुचि रखा था, 9th-10th में, 11th-12th में उनके अच्छे कैलकुलेशंस सपोर्ट किए थे, फिज़िक्स उनके अच्छे थे, तो जिनका भी फिज़िक्स अच्छा रहा है वो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, जिनका रैंक बहुत अच्छा आ रहा है। उस छात्र से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपने इस सफलता के जर्नी में कौन कौन से रास्ते को पार किया है, कौन कौन से बाधाएँ इनके सामने आई है, उस बाधाओं के सामने किस प्रकार का इनका निर्णय रहा है और कैसे फाइनली इन्हें सिलेक्शन मिला है। तो 720 में 671 स्कोर करना। कमल नयन, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बधाई। थैंक यू सर। रिज़ल्ट आने के बाद वो दिन, वो समय, कैसा अनुभव है आपके पास? आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? जिस दिन रिज़ल्ट आना था ना, तो पहले से ग्रुप पे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्त लोग कह रहा था कि आज लगता है रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम भी एक अलग रूम में लैपटॉप खोल के बैठ गए थे भैया का, और बार बार साइट रिफ़्रेश कर रहे थे कि अब आएगा, अब आएगा। तो वैसे ही करते करते आ गया। फिर रिज़ल्ट देखने के बाद सबसे पहले रैंक देखे, तो रैंक देखे 460, तो ठीक ही था, मतलब 671 मार्क्स पे अच्छा ही रैंक था। 671 जो मार्क्स आपका आया है, हाँ 720 में, हाँ। क्या उस समय जो मार्क्स आ रहा था, कैलकुलेशन तो आपने पहले ही कर लिया था, बाद में एनटीए ने अपने आंसर्स भी जारी किया और उसे भी आपने क्रॉस मैच किया होगा, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद तो बहुत फास्ट आपको गोल का भी आंसर मिला होगा, हाँ। उससे भी आपने मैच कर लिया। हाँ। तो पहले वाले नीट में आपने जो स्कोर किया था, हाँ। और ये दूसरे नीट में जो स्कोर था, ये दोनों में क्या अंतर था? पहले वाले नीट में मेरा बस 2 गलती हुआ था, वो भी बायो में। मेरा 710 मार्क्स बन रहा था, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा सही था। लेकिन इस बार के नीट में मेरा बायो पूरा सही है और फिजिक्स केमिस्ट्री गलत है। अब ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन नहीं आपको? हाँ, लग रहा था एग्ज़ाम देने के बाद कि वो 710 नंबर लाने वाला स्टूडेंट का जब 670 और 80 के बीच में आ रहा हो, हाँ। तो जाहिर सी बात है उस समय जब आप हॉल से निकले होंगे तो आपको तो अनुभव हो गया होगा कि पहले वाला जैसा नहीं कुछ रहा। हाँ, क्योंकि हॉल से निकलने के बाद लग रहा था कि क्वेश्चन था अच्छा, कॉन्सेप्चुअल था, और हम ट्राई किए थे बनाने का। ऐसा नहीं कि अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, हम बनाने का ट्राई किए थे, और फिर बस देखना था कि सॉल्व सही किए हैं कि नहीं। तो एक जो अनुभव होता है, जैसे पहला एग्ज़ाम आपने दिया वो भी फर्स्ट नीट था, क्योंकि आपने 11th-12th के साथ पहली बार में सफलता हासिल की है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 11th-12th करते हुए अपीयरिंग में इतने अच्छे रैंक लाते हो। और मेरा जो अपना समझ और अनुभव है पिछले 28 वर्षों में, मैंने जो देखा है, जितने भी अच्छे रैंकर्स होते हैं, जितने भी टॉपर्स होते हैं, उसमें मोर देन 90% स्टूडेंट्स अपीयरिंग के बच्चे होते हैं। मतलब उन्होंने 11th-12th की पढ़ाई के साथ साथ नीट का पेपर को क्लियर किया है या फिर जेई के पेपर को क्लियर किया है, अच्छे रैंकर्स जो बने हैं। जाहिर सी बात है ऐसे ही स्टूडेंट्स में से कमल नयन भी रहे हैं। अब इनसे ये जानना बहुत ज़रूरी होगा
जो बिहार में एक मिथ था, मैं आपको बताऊं, जब 97 में हमने शुरू किया था गोल इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेंटर था उस समय, और उस प्रैक्टिस सेंटर में छात्र जो हमारे पास आते थे वो कम से कम 2 से 3 ड्रॉप लेने के बाद ही आते थे, क्योंकि उनको 2-3 सालों तक तैयारी करने का प्लानिंग ही होता था कि +2 करने के बाद, उस समय इंटरमीडिएट होता था, ISC कहते थे, तो वो करने के बाद बच्चे आते थे। तो उन्हें लगता था कि चलो ठीक है, अपेयरिंग में तो कोई सोचता भी नहीं था, उसके बाद ही सोचते थे लोग। तो ग्रेजुएशन करने के बाद PG में एडमिशन लिया हुआ है, तब तक प्रिपरेशन कर रहे होते थे, और उसी में से किसी का अच्छा तरीका हुआ तो रिज़ल्ट मिला, और जिनके तरीके अच्छे नहीं हुए वो रिज़ल्ट से बाहर रह गए। उसी समय गोल हमने पहली बार 97 में जब लेकर आया था तो बहुत सारे ड्रॉपर्स थे। उस ज़माने में कई वर्षों तक हमें इस मिथ को दूर करने में वक्त लगा कि आप 11th-12th के तैयारी के साथ भी नीट, जैसे आज तो नीट नाम है, पहले AIPMT हुआ था, बिहार का MDAT, PMDT ऐसे नाम बदला है, बाद में BCEC हुआ जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पूछे जाते थे, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो ये बदलता रहा है, अपने नाम बदलते रहे हैं, पैटर्न बदलता रहा है, थीम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, पढ़ने का सब कुछ वही है, और उसी का आपको और हम सब लोगों को उसका असर दिख रहा है। तो आप अपीयरिंग में रिजल्ट्स लेते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले नीट जो चर्चा हो रही थी, पहले नीट में आपका मार्क्स अच्छा आना, दूसरे नीट में मार्क्स आपका कम आना, ये किस प्रकार से आपको मानसिक रूप से परेशान किया होगा? बहुत सारी बात आते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए करेज चाहिए होता है, और दूसरा बात, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे पापा ने सबसे पहले पॉवर्टी का लाइन ब्रेक किया था। वो गांव किसान के घर से आते थे और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक करके रेलवे में नौकरी हासिल की थी। तो दूसरी बारी मेरे और भैया की थी, और फिर भैया भी IIT निकाल चुका था, तो उसी टाइम हम आए थे पटना में रहने के लिए। और भैया जाते जाते बस इतना बोल के गया था कि कोई भी बस एम्स के लिए तैयारी करो, नॉर्मल कॉलेज में एम्स के लिए तुम हमसे अच्छा पढ़ता है, तुम स्मार्ट है, तुम एम्स चला जाएगा, बस अच्छा से पढ़ो और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कीप योर ड्रीम हाई, हाँ, अपर लेवल पे, हाँ, ऐसे ही सोचना है। अच्छा, मैं ये भी बता रहा हूँ कि इनके पिताजी ने किसान परिवार से ताल्लुक़ रखा, इसके बाद रेलवे में क्लर्कियल जॉब इन्होंने पाया, और दोनों बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाकर इन दोनों को पढ़ाने की कोशिश किया। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आपकी शुरुआती पढ़ाई 2-3 साल कोलकाता में हुआ था, हाँ, और उसके बाद आप बिहार आए, 10th तक बिहार आपने किया, 11th-12th गोल में किया, 11th-12th में 11th इधर से और गोल विलेज से 12th आपने किया। इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने IIT क्रैक किया है और IIT में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि एक भाई बताते थे मैं इंजीनियर बनूंगा, और इन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मुझे भी थोड़ी कहानी ऐसी याद आ रही है। हमारे पिताजी भी अपनी कहानी ऐसे ही सुनाते थे, बचपन से ही वो यही बताते थे कि उनका एक मित्र, उन्होंने जो बताया कि मुझे दरोगा बनना है, और इन्होंने कहा कि मुझे रेवेन्यू ऑफिसर बनना है। कमल नयन, आपके पिताजी किसान परिवार से हैं, लेकिन क्लर्कियल जॉब उन्होंने लिया था रेलवे में। आपकी पढ़ाई बंगाल से शुरू हुई 3 क्लास तक, इसके बाद 10th तक बिहार, 11th गोल बुद्धा कॉलोनी, 12th गोल विलेज, और इसके बाद यहाँ तक का सफलता। एक भाई इंजीनियर IIT, दूसरे भाई उनके छोटे मतलब भाई जो हैं वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। परिवार की खुशी के बारे में थोड़ा संक्षेप में आप बातों को रखें। मम्मी पापा बहुत खुश हैं, भैया भी बहुत खुश हैं। और घर में और कोई परिवार में सारे लोग? ज़्यादा उधर कुछ खुशी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। ये बड़ा कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, आपके कॉम्पिटिटर होते हैं और वो हमेशा ये चाहते हैं कि भाई मेरे से अच्छा कौन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये आप महसूस कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है इनके पास ये सारे एक्सपीरियंस रहे होंगे। घर में सब लोग खुश हैं, आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं। आगे की जर्नी कहाँ तक जाने वाली है कमल नयन की? आगे की जर्नी चलती रहेगी। जाहिर सी बात है कि एक अच्छा कॉलेज मिलने जा रहा है। हाँ। 460 रैंक है आपका। हाँ। एम्स तो मिलेगा ही, एम्स आपका ड्रीम कॉलेज था। हाँ। पहले से ही एम्स में जाएंगे, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन तक जाने की सोच रखा है आपने। हाँ। तो क्या बनना चाहते हैं आप? वो भी हम 4 साल का पढ़ाई करेंगे ना, तो उसमें जो टॉपिक हमको अच्छा लगेगा हम वो चूज मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है। देखिए, एक तरीका ये भी होता है। हाँ। कि जब जहाँ पर हमें जिस प्रकार का चैलेंज मिला उस चैलेंज को स्वीकारें। हाँ। उस पर प्रॉपर प्लान बनाएं
और उसमें हम सफलता हासिल करें और रास्ता खुद ब खुद दिखता चला जाएगा। हाँ। इससे पहले भी आपने नहीं सोचा था कि हमें क्या करना है। हाँ, किसी ने आपको मतलब आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे बुलवाया होगा कि भाई डॉक्टर बनना है, और आप कहीं ना कहीं उस रास्ते पे चल पड़े। हो सकता है आने वाले समय में ऐसे ही कुछ सोच आपके अंदर आए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें आप, मोटिवेशनल कुछ पॉइंट्स हैं, और अब फिर जा कर के सुपर स्पेशलाइजेशन में कोई बहुत बड़े डॉक्टर बने। हम बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनिएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में आपको देखा है, खासकर गोल विलेज में रहते हुए, और आपके परफॉर्मेंस को, आपके डिसिप्लिन को, आपकी जो एक कह सकते हैं कि जुझारूपन है, बच्चों के बीच में जितना सहज और संयमित रहे हैं आप, सब मिलकर आपको बहुत अच्छा कुछ बनाने वाला है। तो हमारी अशेष शुभकामनाएं आपके कि आप बहुत अच्छा करें, जीवन में बहुत आगे बढ़ें। हम थोड़े क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो जल्द में ही रखना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, आप अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि इतना दुनिया से कट जाना तो हम बहुत ही मेंटली ब्रेकडाउन भी हो गए थे, तो इसमें पेरेंट्स में हमेशा सपोर्ट करते थे। भैया को जब भी कॉलेज से छुट्टी मिलता था वो आता था सबसे पहले मेरे पास कि गोल विलेज। हाँ, गोल विलेज, हाँ, गोल विलेज भी आता था और पटना भी आता था कि इतना मतलब शांत मत हुआ करो, थोड़ा घूम भी लिया करो, अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी हम किसी का सुनते नहीं थे और बस यूं ही खुद को तड़पाते रहते थे कि पढ़ना है अभी। तो फिर 12th में ऐसे ही करते करते, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बहुत सर दर्द होता था मेरा, क्योंकि पहले 10 से पहले इतना पढ़े नहीं थे कभी। और फिर एक दिन संजय अंकल को भी याद होगा, एक दिन हम रो गए थे क्योंकि उस दिन बहुत सर दर्द हो रहा था। तो फिर पेरेंट्स को कॉल किए, अगले दिन मम्मी पापा आए, बोले कि थोड़ा ब्रेक ले लो बेटा, इतना मतलब टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स नहीं कर रहे, तुम आराम से पढ़ो। इतनी बड़ी जवाबदेही, मतलब कोई छात्र, कोई भी, जैसे मुझे जो उम्र दिख रहा है आपके 17 प्लस में है, 17 हाँ। के आसपास में आप हैं, और इसी एज में सभी बच्चे मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे होते। तो 15 से लेकर के 20 के उम्र के बच्चे जिनके पास इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को कैसे और किस प्रकार से संभाला जा सकता है। कमल नयन उसके एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी बातें आप तक कर पहुँच रही होगी, तो ये बात ज़रूर सोचना और समझना चाहिए कि इनके अंदर कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स था जो इन्हें रोक कर रखा। अपने दोस्तों के बीच में जब गेम चल रहा हो और मूवी चल रहा हो, वो आसक्त नहीं करता है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कमल नयन ने तभी इतना अच्छा रैंक लाया, एक इतिहास बनाया, हम सब लोगों को बहुत गौरवान्वित किया है। पॉइंट्स आगे आता है कि कमल नयन के पास मोबाइल था, 11th में था, 12th में एंड्रॉयड मोबाइल था। हाँ। कितना देर चलाते थे? जैसे कि बताए, खाना खाते टाइम देखते थे और सुबह सुबह बस वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते थे और बस दिन भर लाइब्रेरी में रहते थे। वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या होता था आपका? हम अपना बायोलॉजिकल लेसन्स रिकॉर्ड करके रखे थे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब ये इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल करना है, और ये ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और हम लोगों ने भी बताया है कि आप चाहो तो बायो में या फिर इनऑर्गेनिक में जो रटने वाला, भूलने वाला कभी पॉइंट्स होता है, उसको अपने कोड में उसे रिकॉर्ड कर लो। ईयरफोन लगा के भी आप अपना जिस समय आप लंच ले रहे हो, डिनर ले रहे हो, आप उसको सुनते रहो। बैक ऑफ द माइंड आपका चल रहा होता है कि कैसे किस लेवल पे प्रिपरेशन होना चाहिए, और उसके लिए आप तैयार हो रहे होते हैं। या फिर आपसे कही जा सकती है ये बातें कि उस समय आपका डेडिकेशन, जो डिवोशन, डिटर्मिनेशन की बात हम करते हैं, और पढ़ाई में जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स उसके साथ जुड़ता चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा अंदाज लगा मुझे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एक्सपीरियंस मुझे दिया है, उससे रिजल्ट्स भी बने हैं। तो आपने इसका फ़ायदा ये था कि 12th में ना सबको 11th का बायो सब भूल गया था, लेकिन हमको लाइन बाय लाइन याद था। इसके फायदे मोबाइल का क्या फ़ायदा लेना चाहिए, ये मुझे लगता है कमल नयन ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को आप तक पहुंचाया है। और मुझे लगता है आप ऐसी बातों को सुनते हैं, जैसे मोटिवेशनल बातें जो पहुंचाने की सोच हम लोगों के पास है, माध्यम जो भी हो वो यही सोच कर है। इन्होंने कहीं सुना और इनकी पूरी दुनिया अलग हो गई। आपके पास जो एनर्जी है, अगर आप सुनकर उस एनर्जी को सही तरीके से संजो कर सही दिशा में अगर मार्गदर्शित होने दें, तो आप भी इनके जैसे कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे होंगे जहां लोग देखकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बताइए आप आगे। 11th का और 12th दोनों का अलग अलग है।
11th में सुबह उठ के वही हेडफोन लगा के काम चालू करते थे, फिर बायो पढ़ते थे और 8:30 बजे तक हम आराधना आ जाते थे लाइब्रेरी, और पिछले दिन पढ़ाए गए सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे 12:30 बजे तक। जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया उसके क्वेश्चन सॉल्व करते थे ज़्यादा। और फिर हॉस्टल जाके फिर कोचिंग चले जाते थे, और फिर कोचिंग का क्लास ख़त्म होता था तो जो भी कोचिंग का एक अच्छा बात है कि सर जो भी बोलते हैं ना वो हर चीज़ वो लिखवा नहीं सकते, जो भी वो पढ़ाते हैं, तो हमेशा अपने मार्जिनल स्पेस में साइड में जो भी सर बोल रहे हैं उसको लिखते रहना चाहिए, वो बहुत काम आता है। टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं, हाँ। जो पॉइंट्स उन्होंने बोर्ड पे लिखवाया और साथ में कुछ एग्जांपल्स वगैरह सारा अटैच किया, तो उसे आपको लिख लेना चाहिए। ये सजेशन है आपका। मैंने भी देखा है कि एनसीईआरटी के उस पेज में पढ़ते हुए कुछ नई चीज़ें बच्चों को दिखता है उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो बगल में वो नोट कर लेते हैं ताकि रिवीजन के समय वो रिवीजन आसानी से होता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, बच्चे बहुत रेकमेंड करते हैं इस तरीके को। तो ऐसा आपने किया था उस एकदम। लाइब्रेरी में रेगुलर थे आप? हाँ, इसीलिए शायद उन बच्चों के ग्रुप में आप मिंगल नहीं हो सके। हाँ, क्योंकि हॉस्टल में हम ज़्यादा टिकते ही नहीं थे। ये भी तरीका अच्छा है, ये भी बढ़िया है। और इस लेवल पे जब आप उन दोस्तों के साथ ज़्यादा समय नहीं देंगे, लाइब्रेरी में बैठेंगे, वहीं पे टीचर से डाउट पूछेंगे, फिर उसके बाद क्लास के लिए चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका पढ़ाई की तरफ अलाइनमेंट ज़्यादा होगा। इसका फ़ायदा हुआ आपको। हाँ। गोल विलेज में फिर कैसे पढ़ाई अपने 12th का बताइए? गोल विलेज में बहुत क्यूरियोसिटी के साथ हम कॉन्सेप्ट समझना चालू किए, तो बहुत ज़्यादा, मतलब टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते थे ना, तो एक अलग ही लेवल का फील आता था कि, और वैसे कैंपस भी था अच्छा, तो पूरा ग्रीनरी जैसा, तो अलग ही लेवल का फील आता था कि गोल विलेज आ ही गए, अब अच्छा से और पढ़ेंगे। तो पहली बात, नींद एकदम अच्छे से लेनी चाहिए ताकि क्लास में फुल अटेंटिव रहे। बहुत सारे बच्चे को देखते थे वो रात भर पढ़ता था और क्लास में जाके सोता था, तो फिर ऐसे क्लास करने का फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। 4.5 घंटे क्लास की पढ़ाई और 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी। मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 10 से 11 घंटे काफ़ी होते हैं। काफ़ी। इतनी देर पढ़ने पे सिलेक्शन होता है निश्चित रूप से। सामने आप देख सकते हैं 720 में 710 नंबर इन्होंने स्कोर किया था पहले नीट में। ठीक है, दूसरे में थोड़ा घबराहट हुई और कुछ गलती, जहाँ तक मुझे पता है कि जो 4-5 क्वेश्चन इन्हें फिजिक्स में प्रॉब्लम आया वो सब जानता हुआ क्वेश्चन इन्होंने गलत किया है। तो ऐसा घबराहट में होना बड़ा स्वाभाविक है। अपने आप को संभालना, इतने कम उम्र में अपने आप को बैलेंस रखना, इतने बड़े थॉट्स रखना, अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन कराना, जवाबदेही के साथ चलना, ये सब आसान तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। जो आपने किया है ये बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है बाकी छात्रों के लिए। मुझे लगता है उसको फॉलो करेंगे और आपके जैसे वो भी डॉक्टर बन के इस प्रकार के या तो इंटरव्यू देंगे या फिर इनके लिए तालियां बजने वाली है। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑनलाइन का क्या प्रॉब्लम है? हम अपना बता दें, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे ना तो हम रील चलाने लग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन होता है। ये बहुत आपने सही बात कही। सारे स्टूडेंट के साथ लगभग यही बात हो रही होगी। ऑनलाइन में भी पढ़ाई हो रहा है, टीचर अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उस पर रुकना या फिर उसको कंट्रोल करना, उस पर अपने को संयम रखना, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। शायद ये वजह है कि रील चलने लगता है। हाँ। आप जैसे भी स्टूडेंट ये मानते हैं कि अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो रील चलेगा? क्योंकि उसमें सेल्फ कंट्रोल का ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि टीचर तो हर जगह होते हैं, बढ़िया है, लेकिन स्टूडेंट को खुद को कंट्रोल भी करना आना चाहिए। तो हम तो मोबाइल चलाते ही थे, 11th में बहुत मोबाइल चलाए। कभी कभी वीकेंड पे एकदम थक जाते थे तो चलाते थे। ऐसा भी तो समय आता होगा आपके साथ कि जब पढ़ते पढ़ते थक गए, कभी मार्क्स ख़राब आ गया। हाँ। वो डिमोटिवेशन संभालने का तरीका क्या था? फिर एक मोटिवेशनल एनिमे में देख लेते थे। अब वो मोबाइल तो मिलता नहीं था आपके पास? नहीं, 11th में। 12th में तो आप आ जाते थे। अच्छा, 12th में। हाँ, ये बातें सही है कि गोल विलेज में बच्चे थोड़े प्रिविलेज तो हैं, यहाँ पे थोड़ा उनको फ़ायदा हो जाता है क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंट विजिट होता है, रेगुलर सेमिनार होता है, छात्रों से मिलते हैं। देखिए, सिलेक्शन का 2 अप्रोच होता है, पहले नॉलेज गेन करना और दूसरा नॉलेज को मार्क्स में बदलना। नॉलेज तो सबके पास आ जाता है, मार्क्स में बदलने का टिप्स विथ मोटिवेशन। तो मुझे जो अपना अनुभव रहा है पिछले 28-29 सालों का, नॉलेज को मार्क्स में बदलने के लिए ना सिर्फ मोटिवेशनल सिर्फ स्पीच चाहिए, पूरे का पूरा एक तरीका है, एक रिदम और एक कह सकते हैं कि पूरी जानकारी को 3 घंटे में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, इसकी पूरी एक प्लानिंग होता है। तो वो प्लानिंग रेगुलर हम लोग डिस्कस करते रहते थे और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा तो हुआ होगा। यस सर।
सेमिनार के बारे में बताइए। सेमिनार वहाँ जो रेगुलर हो रहा था उसके बारे में क्या कुछ एक्सपीरियंस नया या फिर क्योंकि अनूठा? सेमिनार में तो प्राइज़ मिलता था हमको तो और खुशी होता था, और मेडिकोज का फिर आपका बात सुनने को भी मिलता था, क्योंकि जब सेमिनार होता था उसके अगले दिन बहुत एनर्जेटिक रहते थे कि और अच्छा से पढ़ना है। इतने दिन में बहुत सारे मेडिको आपके पास आए होंगे। हाँ। किसी एक दो मेडिको का कोई ऐसी बात जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट्स या फिर आपको मोटिवेट किया हो सबसे ज़्यादा? नॉलेज गेन करना और नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। मेरा मेन थीम यही है। नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीका था वो तरीका सीखने की आप लगातार कोशिश किए। हाँ, और इसमें एक टीचर बहुत साथ दिए थे। कई बार आप एक रैंक पे भी आए। हाँ। और कई बार आप एक से पीछे भी हो गए। हाँ। वो जो मानसिक स्थिति तनाव वाला होता है। तो एक्चुअली हम अपना रिज़ल्ट पे ध्यान देना छोड़ दिए थे, और मार्क्स पे तो ध्यान आता ही था, क्योंकि जितना बस गलती होता था उसको सुधारते थे। और ये भी एक चीज़ सीखे थे, क्योंकि दूसरों को देखने से बस स्ट्रेस बढ़ता था मेरे केस में, और बाकी ऐसे भी बच्चे थे कि दूसरों के मार्क्स देख के उनको मोटिवेशन मिलता था कि हम भी वैसा करेंगे, लेकिन हमको स्ट्रेस होता था। तो इसलिए हम मार्क्स भी देखना छोड़ दिए थे दूसरे का, बस खुद ही में एकदम बिजी रहते थे। मतलब आपने ज़्यादातर ये किया कि मेरे में जो गलती है मैं उसे फिल्टर करूंगा और उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बाकी ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। दूसरे का मार्क्स देखेंगे, तनाव में आएंगे, फिर अपने तरीके से कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो फिर उसके बाद और एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल और ऊपर जाएगा। बेहतर है कि ये भी तरीका अपनाया जा सकता है जो रिजल्ट्स के लिए बहुत कामयाब और बहुत ही। और बाकी सेमिनार में तो रिजल्ट दिख ही जाता था, तो खुशी होता था कि मेरा तरीका भी काम कर रहा है। पैसे मिले थे वहाँ? हाँ। वो पैसा का क्या किया आपने? अभी तक वैसे ही रखा हुआ है। अच्छा, पैसा आपने संजो कर रखा, उसको खर्च नहीं किया? नहीं। कैफेटेरिया में जाकर दोस्तों ने अभी तक वो अलग से निकाल लिए थे। अच्छा, वो अलग परेशान कर रहा था। परेशान करता था। लेकिन जब प्राइज मिलता होगा, पैसे मिले हैं यार चलो कुछ खिलाओ, ऐसे ही होता है। यही दोस्त तो याद आते हैं आगे चलकर। हाँ। ग्रुप डिस्कशन का भी बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों का क्या हुआ, कैसे, कितने दोस्त थे आपके? मेरे ग्रुप डिस्कशन में 5 लोग थे, 5 का हो गया। 5 थे, 5 का हुआ। हाँ। 5 आपके अपीयरिंग में बच्चे थे? हाँ, सभी फ्रेशर के थे। 5 अपीयरिंग के बच्चे, 5 ने रिजल्ट दिया, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन इनके साथ होता था। एक यहीं पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को ज़रूर नोट करना। पढ़ाई करने का जो टिप्स है, तरीका है, वो तरीका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज बहुतों के पास होता है। उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का तरीका सीखना होता है। उसमें ग्रुप डिस्कशन भी एक पार्ट है। और उस ग्रुप डिस्कशन के साथ मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है, 97 के बाद 98 से लेकर अब तक, जिनके पास अच्छे ग्रुप्स हैं, डिवोटेड हैं अपने पढ़ाई के प्रति, उनकी जवाबदेही और जागरूकता दोनों बनी रहती है, वो रिज़ल्ट में बहुत अच्छा रैंक लेकर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो इनकी बातें सुन रहे हैं, आपने भी इस लेवल पे अगर काम करनी है तो आप करके आगे बढ़ें, और फिर निश्चित रूप से वो रिज़ल्ट में कन्वर्जन होगा। आने वाले समय में आपको जो बच्चे सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है, इतना अच्छा रैंक आपका आया है तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो है ही यहाँ पे, आपके रैंक में सबको दिख रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे होंगे पढ़ाई करने के लिए। हाँ। मैं चाहता हूँ कि इन सारे बच्चों को भी बताएं, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे कि सर ने कहा कि एक नॉलेज गेन करना पहला पार्ट होता है, और नॉलेज को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना दूसरा पार्ट। तो नॉलेज गेन करने के लिए आप लोगों को क्लास अटेंड अच्छे से करना होगा, क्लास में जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज़ करना होगा, जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन उस टॉपिक को पढ़ के उसके सारे क्वेश्चंस को बनाना होगा, जितना बना सके उतना बना सकते हैं। तो मैंने तो क्लासेस के टाइम मैंने जितना हो सका उतना पढ़ाई किया, उतने क्वेश्चंस बनाए। क्लासेस के टाइम मेरा नॉलेज गेन फेज़ चल रहा था, मुझे रियलाइज़ नहीं था, लेकिन मैं ऑलरेडी उस फेज़ में था। लेकिन जब सर विपिन सर ने ये बात कही थी, तब रियलाइज़ हुआ कि मैं इसी फेज़ में हूँ। और नॉलेज एप्लीकेशन का जब बारी आता है, जैसे टेस्ट में या फिर AITS या स्पॉट जब चालू हुआ, तो थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करते थे टॉपिक्स को, रोज़ बहुत सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लेते थे, और रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि जो आपने गेन किया है ना, तो उस मोमेंट पे वो चीज़ याद भी आना चाहिए। तो अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखना होता है एप्लीकेशन टाइम पे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाँ। आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? नॉलेज गेन फेज़ के टाइम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। कुछ क्विक फायर राउंड है हमारा। हाँ। फास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले गोल में आपने 11th भी किया है, 12th भी किया है। यहाँ पे मेंटरशिप मिलता है, बच्चों को गाइड किया जाता है, तरीके बताया जाता है।
तो मेंटरशिप के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, मुझे याद है 11th में मेरे फिजिक्स के टीचर वो फैजल सर थे। वो उनका मोटिवेशन क्लास बहुत अच्छा चलता था। वो एक बात पे ध्यान देते थे, मैनिफेस्टेशन। बोलते थे रोज़ सुबह उठ के और रात में सोने से पहले शीशे के सामने जाना और खुद को बोलना कि तुम कर सकते हो, तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर कमल नयन हो। अपने आगे डॉक्टर का नाम लगा के रोज़ कहा करो कि तुम डॉक्टर बन सकते हो। तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत काम आता है। क्या बात है, बहुत अच्छा तरीका है अपने आत्मविश्वास को जगाने का। हाँ। सही रास्ते पे ले चलने के लिए अपने आप को मजबूती के साथ पकड़कर आगे बढ़ाने का। तो मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ने। मैंने देखा है कि अपनी पढ़ाई जहाँ पर करते हैं वहाँ पे अपने पहले ही बुक्स में या कॉपी में पहले ही पेज में उन्होंने लिख रखा है मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, मुझे यहीं जाना है, मुझे यही जाना है। तो जब आप बार बार उस पर सोचते हो तो आपके अंदर वही एनर्जी का संचार होता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश करती है, आपके अंदर वही सारी शक्तियाँ आपको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए और ये फाइनली रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। मुझे लगता है ये बहुत विस्तार में इस पे बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन अगले क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ सीधे सीधे फायर राउंड में। गोल इंस्टीट्यूट के बारे में 2 शब्दों में आप क्या बताना चाहेंगे? हर मोमेंट पे हेल्प करना, हर एक कदम पे हेल्प किया सर ने। जब भी मोटिवेशन का कमी होता था या कुछ भी, मतलब हमेशा प्रेजेंट रहते थे। आपके टीचर सबसे अच्छे? हाँ, टीचर हमेशा डाउट बताते थे। 12th में सबसे ज़्यादा इमोशनल ये लगता था ना कि क्योंकि वहाँ पे भी मेरे दोनों 11th और 12th दोनों मेरे फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे लगते थे हमको। 12th में फारूक सर थे, उनका पढ़ाने का एनर्जी देख के हम एनर्जेटिक हो जाते थे। वो कुछ बात अगर समझाना चाहते थे ना तो वो देखते नहीं थे कि वो स्टेज पे चल रहे हैं या दौड़ रहे, वो बस समझाने के लिए इधर से उधर चलते रहते थे। तो बहुत एनर्जेटिक लगता था और इमोशनल फील होता था। और बाकी पढ़ाई को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए बॉटनी वाले सर ने बहुत अच्छा टिप्स दिया था। वो बताते थे कि कैसे अपने नॉलेज को तुम इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो। गोल विलेज में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे क्राइजेंथेमम वगैरह हो गया ना, गोल विलेज में है। तो फिर सर बताते थे कि बाहर में स्टडी किया करो। तो हम लोग ऐसे ही मन नहीं करता था, ग्राउंड में आते थे, पत्ता देखते रहते थे कि कौन सा वेनेशन है। व्यवहारिक ज्ञान जो होता है। रात्रि में एक टेस्ट होता है कमल ने, मेरा फेवरेट है। नाम? सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट। और दूसरा आई ओपनर भी था। हाँ, लेकिन दोनों के बारे में फेवरेट है मेरा। सरप्राइज फेवरेट था क्योंकि उसमें नया क्वेश्चन आता था और बहुत अच्छा लगता था रात में। सरप्राइज में कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी तो बहुत अच्छा खाना खा के सोए ही थे, रात में 12 बजे घंटी बज गई, एग्ज़ाम देने जाना है? नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हम सुबह उठने वाले बच्चे थे। तो हम रात में जल्दी सो जाते थे 9-10 बजे, और मेरे सोने के बाद घंटी बजता था कि टेस्ट होना, और हमको 15 मिनट में उठ के तैयार होना पड़ता था। लेकिन वो मोमेंट भी बड़ा अच्छा लगता था। हम चेहरा धोते थे अपना, एक बोतल पानी लेते थे और चल देते थे टेस्ट। अब जब रिजल्ट हो गया है तो उस टेस्ट का क्या असर था इस रिजल्ट पे? बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब आप नींद में रह के टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं ना, तो आप किसी भी नीड में परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे जो टफ सब्जेक्ट था वो कौन सा था? स्टार्टिंग में फिज़िक्स लगता था, फिर धीरे धीरे हम सबको बैलेंस कर दिए। क्यूरियोसिटी डेवलप किए तो सारा सब्जेक्ट बैलेंस हो गया। कभी कोई क्लासरूम में ऐसा मोमेंट आया होगा जब कमल नयन को लगा होगा वाव फैक्टर की यस समथिंग डिफरेंट, वो ऐसा कुछ था आपका, कोई याददाश्त है? क्लास में जब सर क्वेश्चन पूछते थे और उस क्वेश्चन का आंसर देने पे तो अच्छा ही लगता था। तो आंसर ज़्यादा आप देते थे या आपसे भी ज़्यादा आंसर देने वाले कोई स्टूडेंट थे? नहीं थे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे गोल विलेज में। तो आप जब आंसर दे रहे होंगे, टीचर अप्रिशिएट भी करते होंगे, उसमें हाँ, बहुत मज़ा भी आता होगा। एक तरह से कंपटीशन भी होता था कि पहले कौन आंसर देगा, तो उससे हम लोग का स्पीड भी बढ़ता था, क्रिटिकल थिंकिंग जो भी। ये जो मेडिकल पेरेंट्स हैं अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद आपके बैच के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ मार्क्स से छूट गए हैं। नॉलेज तो था उनके पास, हाँ, लेकिन वो पीछे रह गए हैं। उनके लिए क्या मैसेज होगा आप? मैसेज ये होगा कि एक बार पहले खुद से क्वेश्चन पूछो कि तुमको इस फील्ड में आना है कि नहीं, और अगर आना है तो अगले साल आप सब हमको स्टेज पे दिखने चाहिए, और अगर नहीं तो अपने पेरेंट्स से बात करके और उन्हें समझाइए कि मुझे कुछ और करना है। जब स्टूडेंट गोल विलेज आते हैं तो एक बड़े मोटिवेशन के साथ आते हैं, और गोल की जो सोच है और हमारी भी सोच होती है वो यही कि सारे बच्चे हमारे पास जो आ रहे हैं यहाँ से रिजल्ट लेकर जाएं। और एक स्लोगन है कि हर बच्चा जो गोल विलेज के अंदर आ रहा है वो जब यहाँ से निकलेगा हाथ में एक रिजल्ट होगा, वो मेडिकल कॉलेज का परमिशन होगा।
और जब बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरी जवाबदेही है कि मैं इन बच्चों के लिए काम करूं। वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है और शायद मेरे कॉन्फिडेंस अगर आपके काम आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि यही म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। और ऐसे जब माहौल बनता है ना तो फिर तो सफलता अपने आप मिलने लगती है। और वही कुछ हुआ होगा हमारे इनके बीच का कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो आपने दिया ना, बहुत सारे बच्चों ने दिया है ऐसा, तो मुझे नहीं समझ में आई ये बातें कभी, लेकिन अब ये लगता है, ज़रूर दिखता है कभी कि स्टूडेंट्स ने अगर आपको कोई अच्छा रिमार्क्स दिया है तो ये रिमार्क्स सिर्फ खुश होने का नहीं होता है, जवाबदेही लेने का होता है। तो छात्रों के दिए गए ऐसे प्रतिक्रिया और ऐसे रिमार्क्स और ऐसे जो कह सकते हैं अप्रिशिएशन होता है, वो हमें जवाबदेह बनाता है। हम अपनी जवाबदेहियों के साथ जब चलते हैं तो उत्साहित रहते हैं, आत्मविश्वास मेरा जगा हुआ रहता है। और चूँकि जिम्मेवारी के साथ इंसान ईमानदारी के को अगर अटैच करके आगे बढ़े तो निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंट होगा, और जहाँ कॉन्फिडेंस है वहाँ रिजल्ट होगा। बहुत सारी बातें आज कमल नयन के साथ हमारी हुई, क्योंकि पिछले 2 साल की यात्रा इनका हमारे साथ हुआ है। और पिछले 1 वर्ष में तो गोल विलेज में हर बार मैंने देखा है कि आगे की पंक्ति में कमल नयन बैठा है, हर बातों को सुनता है, अपनी बातों को, जिसमें बहुत अच्छी बातें हम लोगों की तरफ से बोली जाती है, मेडिकों की तरफ से जो सजेशन दिया जाता है उसे नोट डाउन करता है। दूसरे छात्रों के बीच रहकर भी दूसरों के आचरण से प्रभावित नहीं होता, पढ़ने वालों के आचरण से प्रभावित होना, 5 बच्चों के डिस्कशन ग्रुप में रहकर डिस्कशन करते हुए और सभी बच्चों का रिजल्ट होना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज छोड़ता है कि जिस दिन आप सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, कमल नयन के जैसे संजीदगी आप संजो कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आप भी भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जो बनना चाहते हैं आप बनेंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों के लिए। जिस फील्ड में आपको जाना है आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दें, अविलंब शुरू करें। समय ये सोचकर नहीं छोड़ देना चाहिए कल देखा जाएगा, कल किसी ने नहीं देखा। जो कुछ करना है आज से शुरुआत होनी चाहिए। कमल नयन आज हमारे साथ थे, हमें बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि इतने अच्छे सुलझे हुए छात्रों के साथ बैठकर जो पिछले 28 वर्षों में मैंने सीखा है, उसी सीख का नतीजा है कि हम पूरी संस्था, हमारे शिक्षक, हमारे सारे मैनेजमेंट के लोग, अधिकारी, पदाधिकारी, जितने लोग हैं कुल संस्थान के, सब बड़े संजीदगी से, आत्मविश्वास के साथ, जवाबदेही लेकर अपने छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। ये आगे भी जारी रहेगा। एक कमल नयन के जैसे आने वाले समय में और भी कमल आएंगे, कमल खिलेंगे, और सब लोगों को वो जो आशा, वो उम्मीद और जो उत्साह बढ़ाने वाला पल है, उस पल का इंतज़ार रहेगा। आप भी आइए, जहाँ ज़रूरत है हम लोगों से मदद लीजिए, और कमल नयन की बातों को सुनकर मोटिवेट होकर अपने दिनचर्या को बदलते हुए आप भी सफल हों। आपको बहुत बहुत शुभकामना। और कमल नयन आपको, आपके पूरे परिवार को, जो त्याग, तपस्या और परिश्रम का प्रतिमूर्ति आपके माता पिता जी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। आपके पूरे परिवार को बधाई। जीवन में तरक्की कीजिए, बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनिए, लेकिन जितने अच्छे इंसान हैं, ये इंसानियत आपके अंदर इसी तरीके से जगह रहना चाहिए। आप जब डॉक्टर बनेंगे और समाज को सेवा देंगे, मुझे प्राउड फील होगा उस समय जब आप कुछ बड़ा करके आएंगे। थैंक यू सर।